बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज सियासी दिन का आगाज़ हुआ है और खूब हुआ है। एक तवील अरसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले हैं और ऐवान में बोले हैं, कौमी असम्बली के अंदर बोले हैं, अपने पूरे नैरेटिव के साथ बोले हैं, एक तवील खामोशी के बाद बोले हैं। और जिस तरह की बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की हैं, इससे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो एक मेज़ पे, एक पेज पे और एक तरह से जो है एक हम आवाज़ और हम नवा होके बोल सकते हैं। क्या वाकई ये सब इकट्ठे हो सकते हैं? कोई तहरीक का आगाज़ हो सकता है? ये तहरीक होगी तो कैसी होगी, कामयाब होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से भी होगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात मुख्तलिफ दौर में आती रही हैं। गो कि इसकी तरदीद है और तस्दीक भी कहीं नहीं हो रही कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करिए। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात जो है वो बारहा की गई है कि अगर वो बातचीत करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की जो कि रिपोर्ट हुई है डॉन न्यूज़ के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये इख्तियार उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज के अलावा किसी को नहीं दिया कि वो बातचीत करें या मुज़ाकरात करें। तो अब उस पर उमर अयूब साहब ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि उनको इस किस्म का कोई इख्तियार या कोई ऐसी कमेटी उनके इल्म में नहीं है। इसका क्या स्टेटस है? क्या वाकई मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी कि नहीं होगी? इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, नहीं करना चाहती? PTI करना चाहती है तो किससे करना चाहती है? ये इस मामले पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर इसहाक डार साहब की बात करें, जिनको कि आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, कल बल्कि, और सऊदी अरब से जहाँ पे वो भी दौरे पे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी दौरे पे हैं, वहाँ से एक नोटिफिकेशन का ऐलान किया गया या वो जारी किया गया जिसके तहत अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब। ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान जो है इतनी हंगामा खेज़ी के साथ इस नोटिफिकेशन को जारी करना पड़ा? और वो अगर नायब वज़ीर आज़म हैं तो वो किसके नायब होंगे? ये इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी तरह से हामिद रज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, बल्कि ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पे, और उन्होंने ये कहा है कि जिस असम्बली से हम रिहा नहीं करवा सकते इमरान खान साहब को, उससे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्या इस तरह का कोई ऐसा मंसूबा है ज़ेरे गौर जिसके तहत ये कहा जाए कि उनको मुस्ताफ़ी वो हो सकते हैं? और साथ ही साथ में किसानों का जो मामला है गंदम की फसल का, किसानों ने आज पंजाब असम्बली के बाहर एक एहतजाज भी किया है, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। और इस वक्त जो बम्पर क्रॉप है पाकिस्तान की, अगर देखा जाए तो वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हाथों, नाअहलियत के हाथों, उन पर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं इस मामले के ऊपर कि उसको सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल वावदा साहब, सेनेटर हैं, आज़ाद हैं और बहुत आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शेख वक़ास अकरम साहब ने हमसे वादा कर रखा है, हम उनके मुंतज़िर हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक सेनेटर और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कारकुन भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। उनसे कुछ मियाँ नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से भी बात होगी। तो पहले तो फैसल वावदा साहब आपकी तरफ आते हैं। आपके स्टेटमेंट्स आजकल जो है वो बहुत पॉपुलर हैं, अब तो स्टेटमेंट्स भी पॉपुलर होते हैं। ये बताइए कि क्या चल रहा है? ये मौलाना की स्टेटमेंट आज आपने सुनी होगी, उनकी तकरीर भी सुनी होगी। क्या लगता है कि कोई तहरीक वाकई सर उठा रही है? मौलाना साथ होंगे? बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए, एक तो ये कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज आसमान से बातें करती है, इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, ट्रिप्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, पैसा पाइपलाइन के अंदर है, वो हर वक्त कोई ना कोई कियाटिक सिचुएशन होती है। हमारे अदवार में भी थी, हमने भी लोगों के लिए की थी और अब हम फिर करने जा रहे हैं। जो मेरी पार्टी है या मौलाना साहब है या फॉर दैट मैटर कोई भी पोलिटिकल पार्टी, क्योंकि हर पार्टी ने काम किया है। तो ये एक तो बहुत ही ये अनएक्सेप्टेबल है, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखें जी, एक लिमिट तक तो बात भी हो सकती है, चीत भी हो सकती है, और इस मसले को एड्रेस करना भी चाहिए। और हुकूमत वक्त का काम था कि वो मौलाना साहब के साथ जाके डायलॉग्स करती और वही तहरीक इंसाफ से भी करती। अगर वो नहीं कर रही और मौलाना साहब चढ़ाई की तरफ आ रहे हैं तो चढ़ाई तो अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बड़ा क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए, आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें। बदमाशी और गुंडागर्दी अब कोई भी नहीं कर सकता, और स्पेशली जब एक इकनॉमिकल मेल्टडाउन की सिचुएशन में आप हैं और बड़ी मुश्किलों से रिवाइव हो रहा है आपका मुल्क, और SIFC के तहत जिसको चीफ लीड कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज टू द चीफ, ठीक है, चीफ आर्मी साहब लीड कर रहे हैं। तो
उस दौरान सभी हम भी लाइट इन द टनल उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि कंट्रीब्यूशन कर दें और अपने डिफरेंस या पॉलिटिकल डिफरेंस भी थोड़ा साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मुल्क को भंवर से निकालें। लेकिन मौलाना ने ये भी कहा है कि अगर हमारे रास्ते में कोई आया तो फिर वो पाश पाश हो जाएगा, फिर उसको देखिए ये पाश पाश करने वाली बातें जो है ना, ये पहले भी हमने बहुत सुनी और पाश पाश उन्हीं बातें करने वालों को होते हुए देखा है और देख रहे हैं। तो रियासत से तो कोई टक्कर ले नहीं सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आप अमेरिका में रहकर फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी वो आप CIA से टक्कर नहीं ले सकते। जो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप ना रियासत के ऊपर बंदूक उठा सकते हैं, ना आप जज के ऊपर बंदूक उठा सकते हैं। कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको डेमोक्रेसी के साथ लेके चलने होते हैं आज़ाद मुल्क के अंदर। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप जब चाहे उठा लें, चढ़ाई लें और चढ़ा देंगे। रियासत के ऊपर कैसे चढ़ाई कर सकते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पुलिस वाले भी जो है वो हमारे अपने बच्चे ही हैं, अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं। तो ये देखिए इख्तलाफ करें, खुल के इख्तलाफ करें, नफरत ना करें, दुश्मनी ना बनाएं। देखिए हम भी बड़े और सड़कों पे एहतजाज भी जो है वो उसकी तो वो तो आप किसी पार्क में ले लें जगह, वो तो जहाँ भी उनको इजाज़त मिलती है, जो भी DC AC जो भी देता है इजाज़त वो दे, वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइप की बात करना, जैसे आपने भी एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देखी KP के CM की, जबकि वो लेटा हुआ है, कंप्लीटली लेटा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, वो कह रहा है कि मैं चढ़ाई कर दूंगा। तो चढ़ाई कैसे कर दोगे भाई? ये मुल्क है, कोई ऐसी थोड़ी है, अंधी थोड़ी लगी हुई कि आप चढ़ाई कर दोगे, ठीक है। और मसला ये है कि समेत मेरे उस वक्त जब तक मैं उस पार्टी में था, हम में से कोई लीडर तो था नहीं ना, हमें तो वोट इमरान खान की शक्ल में पड़ता था, उसके झंडे में पड़ता था। तो अगर हम अपनी औकात आज भूल जाएं तो ये गलत चीज़ होगी। तो मेरे ख्याल सबको अपनी लिमिटेशन औकात में रहना चाहिए। औकात से बाहर जो आएगा उसको प्यार से रोका जाएगा, अगर प्यार से रोका गया तो फिर बहुत सख्त ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ताकत का इस्तेमाल तो एंड ऑफ द डे अगर आखिरी सिचुएशन आ गई तो ताकत तो रियासत और मोहसिन नकवी साहब जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वो मोहसिन नकवी साहब वो तो कुर्सी होती है, उसमें मोहसिन नकवी साहब वो आप बैठे कोई भी बैठा हो वो करेगा, डिपेंड करता है कुर्सी पे बैठा कौन। निहाल हाशमी साहब, क्यों नहीं आप इंगेज कर सके मौलाना को? मेरी इत्तला ये है कि मौलाना की और नवाज शरीफ साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, फिर मौलाना बाहर चले गए, तो क्या वजह है? और कुछ अच्छी बातें भी सुने उस दौरान हुई हैं, क्यों नहीं उनकी इंगेजमेंट हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी गुफ्तगू हुई है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। मौलाना एक बड़े जहांदीदा और ज़ईक़ सियासतदान हैं और मियाँ साहब और मौलाना के माबैन जो बात हुई, सारी बात तो बाहर नहीं आई है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि मौलाना विद इन द लिमिट्स जो भी हमारा पॉलिटिकल, देखें आप एहतजाज ज़रूर करें। पाश आज तक पाकिस्तान में अगर हुआ है तो पाकिस्तान की इकॉनमी हुई है, जमहूर हुआ है, पार्लियामेंट हुई है और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो हुआ है। हमें एतराज़ नहीं है, आप एहतजाज करें। जैसे लंदन में आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर या दीगर जेनोसाइड के ऊपर 2-2 मिलियन लोग जमा हुए, मिलान में हुए, पेरिस में हुए, और बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर, और रिकॉर्ड होता है और वो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाता है कि सारी दुनिया में उसकी बात और उसकी चर्चा की जाती। तो अगर इस तरह के पुरअमन एक पीसफुल और अपने इशूज़ के साथ करके वो एहतजाज करें तो हम तो उस तरह के एहतजाज को बहुत वेलकम कहेंगे। अगर जेन्युइनिटी है उसमें तो फिर वो ऑलवेज़ वेलकम। रह गया मौलाना साहब का अपना किरदार, तो वो जो एज ए पार्लियामेंटेरियन वो अपना किरदार अदा करें। अब जो PTI के हवाले से अगर आप गुफ्त-ए-शनीद की बात करें तो PTI को खुद इन हाउस गुफ्त-ए-शनीद करनी चाहिए। उनके यहाँ 3-4 ग्रुप्स हैं, भांत भांत की बोली बोलने वाले लोग हैं, और जो पार्लियामेंट बेस्ट फोरम जो है लेकिन वो निहाल साहब वो ये भी तो कहते हैं ना कि हम आपके साथ क्यों बात करें। वो कहते हैं ये गवर्नमेंट एक बेइख्तियार गवर्नमेंट है, ये तो हम कब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हमने भी तो नहीं कहा, हमने कब कहा कि हम आपके साथ बात करें? तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है ना सर, उन्होंने हाउस में कहा है कि बात करें। देखिए हाउस के अंदर हाउस वाले बात करें ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये इख्तियार देता है आइन भी, कानून भी, मोराल भी और आपका मैंडेट भी कि आप इसीलिए हाउस में और पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि लोगों की इश्यूज़ को, मुल्क की इश्यूज़ को, माशरती इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। पर्सनल चीज़ें, इश्यूज़ डिस्कस नहीं। ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि किसी एक फ़र्द को गिरफ़्तार करना या रिहा करने के लिए उसकी डिस्कशन होगी। हमने मादी में देखा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार थे, तो हमने तो ये नहीं कहा कि आए आप पे हम आके बात करें। सियासी बहरान को हल करने के लिए तो पार्लियामेंट का किरदार हो सकता है ना। कोई साहब आप खुद देखिए सियासी बहरान वो कह रहे हैं जो
देखिए, जो बहरानी पार्टी है वो बहरान करी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या पीटीआई है या कोई ग्रोह है, कौन है ये लोग? और ये अपने अंदर पहले बहरान इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, बाहर की बहरान छोड़ दें, इनके अपने अंदर। और ये जो अखबारात में और मीडिया में खबरें दे देते हैं कि पाकिस्तान में ठीक चीज़ नहीं, ये ख़ास एजेंडे के तहत है कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आ सके इस मुल्क में और दिखाएं कि मेरे बगैर या हमारे बगैर स्टेबिलिटी नहीं है। आप 4 साल में रहे, आपने क्या स्टेबिलिटी लाया था मुल्क में? आपने सबसे ज़्यादा लोन लिया, आपने क्या किया? कोई एक ईंट, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई रोड, कोई ब्रिज, कोई एयरपोर्ट, कोई पोर्ट बता दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सीपैक जैसा मंसूबा बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो आपने 4 साल में छोड़ा इस मुल्क के ऊपर, जिससे लोग कहें कि आपके दौर की गवर्नेंस बहुत ही बेहतरीन थी। आप कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसके वजह से आप दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं, और फिर आप इंतज़ार करें, लोगों ने इस बार अगर आपको वोट दिया, आइंदा भी देंगे अगर आप। और जो आपके पास एक सूबा है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करें, एग्जाम्पलरी बनाए ना आप। आपके उस सूबे में क्या परफॉर्मेंस है, तो डायलॉग ये अपने आप से करें, अपने वकीलों से करें, ताकि मुकदमात को अदालतों में सही तरीके से लड़ा जाए। ये वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पार्लियामेंट में बातचीत वाबदा साहब नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आज आपने खान साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि जी 3 लोगों को मैंने इख्तियार दिया। उमर अयूब कहते हैं मुझे तो किसी कमेटी का पता ही नहीं है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है या खान साहब करना नहीं चाहते उनके साथ बात? देखिए, हमारे सबसे पहले तो हम क्लैरिटी रखें ना कि पहले तो हमने कहा तहरीक इंसाफ ने, कि उस वक्त मैं भी था उसके अंदर, कि बाजवा साहब बुरे आदमी हैं, उन्होंने सारा कुछ किया हमारे साथ। फिर उन्हीं बाजवा साहब को हमने कहा कि आप एक और एक्सटेंशन ले लें, आप ही के होते हुए हम इलेक्शन करा देते हैं। तो वो अच्छे थे या बुरे थे? तो इसका मतलब बयानिया तो पिट गया, क्योंकि आप वक्त ज़रूरत वक्त हाल किसी को अच्छा कर देते, किसी को बुरा कर देते। एक मिनट इसको रख दे। फिर ये रिजीम आ गई, आपने कहा ये चीफ और ये DGI हर चीज़ के जिम्मेदार है। आज आप कह रहे हैं हमने इसी आर्मी चीफ, एक ईमानदार आर्मी चीफ, एक ईमानदार DGI जो उस वक्त सफ़र किए गए हैं आपकी गवर्नमेंट के अंदर, जिस वक्त उनको सर पे बिठाना चाहिए था सही काम करने के ऊपर, आपने उनको डिमोट किया, ठीक है? और वो अल्लाह की मर्जी से आए, बंदे की मर्जी तो आपने ख़त्म कर दी जो पॉसिबल था, ठीक है? अब आप कहते हैं वो उनसे हम बात करेंगे, वो अच्छे हैं। तो भाई वो अच्छे थे, आज अच्छे हैं, या वो कल बुरे थे? वो ये कहते हैं कि इख्तियार उनके पास है। देखिए मेरी बात, देखिए जब आप अगर मेरी नज़र में बुरी है मिसाल के तौर पे, और आपका कितना भी इख्तियार है, तो मैं थूक के चाट नहीं सकता। प्रिंसिपल्स जो है ना बड़े क्लैरिटी से होने चाहिए। या अगर आप बुरी हैं तो फिर मैं आपके साथ तगड़ा बंद करके दिखाऊं ना, फिर मैं बुरे को या लिटाऊंगा या लेट जाऊंगा। तो आप लेट गए, या वो अच्छे थे, आपने अब रियलाइज कर रहे हैं कि हमने गलत कर दिया। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक रेड लाइन ओवर रेड लाइन ओवर रेड लाइन क्रॉस करते चले जाए। प्रॉब्लम ये फौज का कि फौज खुलेआम आके जवाब नहीं देती है। इसका सभी पार्टियों ने फायदा उठाया। PTI के केस के अंदर वो सोचे कि वो उन्होंने इतना आगे वो चले गए, उन्होंने कहा शायद सबको लपेट देंगे हम। जो सारी पार्टियां ख्वाहिश करती थी उसके 10 गुना वो आगे चले गए। और देखिए 9 मई का वाकया एक आम वाकया नहीं है। 9 मई के ऊपर तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है। उस अकाउंटेबिलिटी हमें कानून बदलना पड़ा, हम बदल देंगे। अच्छा, हाँ, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें, बदले जा सकते हैं बिल्कुल। इस पर देखिए उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई 1% भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा ये कि अब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका इख्तियार है, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरी ख्वाहिश है इंतजार करने की, आप सारी जिंदगी ना आए। तो जिधर से आना है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है और उनका मैंडेट भी नहीं है। आपके पास एक हुकूमत है, अच्छी लगती है आपको, बुरी लगती है, ये हुकूमत है, उसी के साथ बात करें। और आप बात करेंगे, आप बात करेंगे, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो लेटे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी जेल में रहें। इमरान खान साहब, कौन देखिए इमरान खान साहब जितना जेल में रहता है, हुआ क्या, इमरान खान साहब ने गलती की, मैंने गलती की, मैंने भी आज क्या किया, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर उसको सारा थप्पा उस पर डाल दिया कि वो जेल से निकले ही ना, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही और मैं फ्रूट खाता रहा हूँ। ये हो रहा है, कौम को भी नजर आ जाएगा। और इस बात का एहसास है, इमरान खान साहब को भी इसका एहसास है। उन्होंने सुना कहा है किसी को कि मैं तो जेल में हूँ। और हामिद रजा साहब का स्टेटमेंट भी इसकी एक निशान। हामिद रजा साहब का जो स्टेटमेंट है, देखिए हामिद साहब को तो मैं उनकी बात पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हामिद रजा साहब का ये फिर वही जा रहे हैं ना। अच्छा, उनकी बात को भी पूरी पार्टी ने डिसोन कर दिया, क्योंकि एक दफा रिजाइन करके इस्तीफे देके देख चुके हैं क्या हाल हुआ है। तो अगर आप इस पार्टी को हमेशा के लिए खैरबाद कह देना है तो इस्तीफे दे दें, 100 बिस्मिल्लाह। इससे ज्यादा मजबूत हुकूमत बन नहीं सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस्तीफे से फर्क पड़ सकता है, ना प्रोटेस्ट से फर्क पड़ सकता है। अब फर्क एक ही चीज से पड़ सकता है कि आप जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको छोड़, 1 मिनट वो डिफरेंसेस अपने क्या खड़े रखें, डिमांड करें, मांगे, बातचीत ही होती है दुनिया के अंदर, लेकिन मुल्क को आगे बढ़ने दें।
जब आप मुल्क की इस्तेकाम को रोकेंगे तो मुल्क फिर शिद्दत से आएगा। हाँ, लेकिन जो बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हाशमी साहब खुद अपने अंदर एक इंतज़ाम और तंजीम नहीं है। मसलन आपकी जमात के अंदर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनकी भतीजी वज़ीर आला हैं, नवाज शरीफ साहब के जो क्लोजेस्ट एड है या जिसे कहना चाहिए उनके समधी हैं इसहाक डार साहब, बड़ा उनके लिए एहतराम है, वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हो क्या रहा है? यानी आपकी जमात जिसे जो कि हम पुरानी जमात समझते हैं उसके अंदर भी ये सब कुछ चल रहा है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जब एक मैंडेट दिया जाता है और जिसे पार्टी मुंतखब करती है, अब पार्टी जिसे चाहे इसहाक डार साहब कोई सड़क छाप नहीं है कि अचानक उठ के आ गए। वो पाकिस्तान में वो वाले वज़ीर ख़ारजा थे कि जिन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोग्राम किया था IMF के साथ और फाइनल कर दिया था। पाकिस्तान में बहुत सारे IMF प्रोग्राम हैं, जो एक ही प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ था, वो इसहाक डार साहब के दौर में हुआ था। उनके दौर में मईशत को उन्होंने रिशेव किया था, उनके जी बेहतर थे वज़ीर ख़जाना। मगर मैं समझता हूँ अभी अगर उनके साथ कोई प्रमोशन हुआ है या उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, अब ये हम एक जंगी बुनियाद पे, कौन सी जंगी बुनियाद? हमारे फाइनेंस, हमारे ट्रेड, हमारे कॉमर्स, हम जितना बेहतर करेंगे पाकिस्तान के अवाम को फिर सस्ता पेट्रोल भी मिलेगी, सस्ती बिजली भी मिलेगी, सस्ता गैस भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और ये सवाल तो सारी दुनिया इस वक्त पूछ रही है। वो पाकिस्तान वापस आते, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते, वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूदगी में, यानी दोनों साथ थे, और वो एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाता है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या अर्जेंसी थी सर? देखिए, जब ये इसके मैं समझाऊं, मेरे समझ इतनी है कि ये जो इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग्स भी होगी और हर जगह प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जाएंगे, उनको और भी इंगेजमेंट्स होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज दिया गया जो हमारे इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं कि फॉलो अप के लिए अगर एक आदमी आता है तो नॉट ए सिंपल प्राइम मिनिस्टर और ए सिंपल फॉरेन मिनिस्टर, रादर ही इज़ ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो उसकी एक वेटेज के लिए एक चीज़ दिया गया और शायद बहुत सारे काम करने को हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब के काम को और उनके जो बोझ है उसको थोड़ा सा की भी बात है ना सर, ये ऑप्टिक्स की भी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डार साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं, ये भी एक आपका बिल्कुल सीनियर आदमी है, पॉलिटिकली भी उनकी बड़ी रेलेवेंस है, लेकिन सर फिर वो आप सब एक ही खानदान के लोग हैं, तो ये ऑप्टिक्स तो अच्छे नहीं है। नहीं, खानदान के एक नहीं है। देखिए एक खानदान की नहीं है, पार्टी एक पार्टी के लोग हैं। खानदान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पार्टी के सीनियर लीडरशिप है जिन्होंने जद्दोजहद की है। मसलन पार्टी में साद रफीक भी हैं, पार्टी में राना सनाउल्लाह भी हैं, पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं, वो क्यों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके? ये भी तो एक सवाल है ना। निहाल हाशमी साहब क्यों नहीं बन सके? निहाल हाशमी साहब शायद याद होगा जब सेनेटर भी नहीं बनाया गया आपको। आप क्यों नहीं बन सकते सर? क्योंकि आप कराची के, आपने भी बहुत तकलीफें उठाई पार्टी के। लेट मी फिनिश जी, लेट मी फिनिश ब्रदर, लेट मी फिनिश। आपको याद होगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी थी, उस वक्त भी बजट पेश किया था बहैसियत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उनको सारे प्राइम मिनिस्टर के पावर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया था। ये 2016-17 की बात है। तो दिस इज़ हिज सेकंड टेन्योर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो फंक्शंस डिलीवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह, ये ख्वाजा साद साहब हैं, इन सब की अपनी अपनी बहुत अहमियत है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अदा करेंगे। माजी में देखें, अब जब वो इलेक्शन पार्लियामेंट में थे तो राना साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, ख्वाजा साहब रेल के मिनिस्टर थे। ये सब अपने अपने जगह हमारे पार्टी के सितारे हैं, दर्शिंदा सितारे हैं। इनके ये हमारे पिलर्स हैं पार्टी के। नहीं बन सकते सितारे जो है ना, वो भी वो दिन में ही है, बस रात के सितारे अभी तक नहीं बने हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। और हाशमी साहब भी सेनेटर नहीं बन सके हैं, तो मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर पूछूंगी कि वजह क्या है कि इतने अहम ओहदे के लिए, जिसकी कोई आईनी कानूनी पोजीशन नहीं है लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, सऊदी अरब का इंतखाब किया गया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वावडा साहब, अब ये बताइएगा कि क्या वजह हुई आपके ख्याल में कि डार साहब की अनाउंसमेंट वहाँ से करनी पड़ी और फिर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, जो पहले कभी परवेज़ इलाही साहब थे पीपल्स पार्टी के दौर में? देखिए आसमा, सबसे पहले तो ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला सवाल ये। और अगर ज़रूरत पड़ी थी तो क्या एक ही ख़ानदान के सारे ओहदे सबने ले लें, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ को भी कुछ दें। मैं तो सिफारिश करूँगा आज उनकी। और हमारे कराची के निहाल हाशमी साहब ये क्यों नहीं बन सकते थे, साद रफ़ीक साहब क्यों नहीं बन सकते थे, तलाल चौधरी साहब क्यों नहीं बन सकते थे। तो अगर करना ही है, रिवॉर्ड ही करना है, तो आप इन लोगों को करें रिवॉर्ड जो खड़े हैं, जिन्होंने सफ़र किया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जिनका एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने खो दिया। ख़ाकान आबाई साहब के बाद मेरे नाम दिमाग से निकल रहा है, नून लीग के थे, दानियल अजीज साहब एक तगड़े आदमी थे, ठीक है, और बड़े लॉयल थे अपनी पार्टी के साथ, खड़े होने वाले आदमी, मुश्किल वक्त खड़े होने वाले, अपनी बात करने वाले थे। लॉयल आदमी पार्टी के अंदर रह के बात करता है, तो उनका किरदार भी मेरे जैसा ही था जैसा मेरे पार्टी में था। उनको भी निकाल दिया गया। तो ये खोने का मरला, निहाल हाशमी साहब एक अच्छे वर्कर है, ठीक है, मैं मुखालिफ पार्टी हूँ इनकी, लेकिन ये अच्छे वर्कर हैं। अच्छा है तो अच्छा है। तलाल चौधरी ने, मुझे खुशी हुई कि उसको सेनेट की सीट दी, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस बहुत सारे किए थे। मेरी उसकी बहुत लड़ाई रही, मेरी दानियल अजीज साहब के शोज में बहुत लड़ाई रही है जब हम गवर्नमेंट में थे। देखिए सब लोग नायल हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उस वक्त अदालतों का मसला था। अब हम तो अदालतों के ऊपर भी कहते हैं कि 6 को 9, 9 को 6 ना करें, तो ये मजाक कर दिया। देखिए आप एक जगह पे SIFC की आप सीरियस साइड देख रहे हैं, एक तरफ आप एक ओहदे बांट रहे हैं, डेप्यूटीज बना रहे हैं, डेप्यूटीज बनाने से आप एक अनरेस्ट पब्लिक के अंदर फिर से ला रहे हैं। लेकिन ये पिंडी के बगैर तो नहीं हुआ। नहीं, देखिए पिंडी और इस्लामाबाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। ये तो देखिए एक स्ट्रेट अनाउंसमेंट है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के एज प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है। उन्होंने चेकमेट अपना एक रख दिया, एक प्यादा बिठा दिया। इसके तो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन यहाँ से यही, खुश नहीं है या पॉलिसी ऐसी बनाई है? देखिए नहीं, खुश नहीं है या जो भी है, पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक पेज पे कोई भी नहीं है। अब आपको नून लीग के मियाँ साहब के क्लैंग के लोग जो थे वो गवर्नमेंट को उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है, आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातें करें? तो ये आशीर्वाद के बगैर चीज़ें नहीं होती। हम भी पार्टी के अंदर हैं, और जब वर्कर को थपकी लग जाए लीडर की, तो वो रॉकेट बन जाता है। वो सोचता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ, ठीक है, और एक्सप्लॉइट करती है दुनिया, सारी पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स। ये प्रॉब्लम ये है कि देखिए इस जगह के ऊपर एक अनरेस्ट ये है कि एक पब्लिक के अंदर आप लोगों की एक एक्सेप्टेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ठीक है, अभी बहुत अच्छा इकदाम किया पंजाब गवर्नमेंट ने, पहले ही अच्छा इकदाम किया कि रोटी सस्ती की, उस पर हमारे मुल्क में स्टे ऑर्डर आ गया। मतलब गरीब को सस्ती रोटी मिल रही है, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। जब महंगी हो रही थी तो स्टे ऑर्डर नहीं था। ये सब चीज़ों को एक जाविये में अब देख कर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साथ चलना होगा। और इस टाइप के ऑप्टिक्स जो हैं, मगर जो आपने बात की अभी कि ये अदालतों का मसला, आप देखें ना, अब एक महाजराई आपको नज़र आ रही है इस वक्त अदालत की और इंतज़ामिया की भी। मसलन ये कैमरों का मसला हो या ऑडियो लीक्स का मसला हो, आपने देखा है कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बाबर सत्तार साहब ने किया है, उन्होंने एक फ़ाइन किया है, उन्होंने पूछा है, जवाब तलब किया है। तो ये भी तो एक महाजराई बढ़ेगी। ये एक अच्छी रवायत नहीं है डेवलपमेंट मुल्कों के अंदर कि आप माजराई करें, इदारों से माजराई करें। ये इसको बिल्कुल डिफ्यूज़ करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। सबको अपने अपने लिमिट लाइंस के अंदर रहना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके बढ़ना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव मुल्क की निशानदेही करता है कि आप इस तरह चलें। लेकिन उसी वक्त जहाँ आप अदालती निज़ाम पे सवाल उठा रहे हैं, अदालती निज़ाम में मुझे लगता है जस्टिस मंसूर साहब ने जो बातें की, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया। तो मेरे लिए अब 2 डायरेक्शन है, एक SIFC है जो उसको चीफ लीड कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान होगा, और दूसरी तरफ मुझे जस्टिस मंसूर साहब की बातों से तसल्ली हुई कि उनको चीफ जस्टिस की सरबराही में नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि 16% औरतों की कंट्रीब्यूशन है, जबकि उसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। औरत को एम्पावरमेंट करनी चाहिए। मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए लेकिन मदाखलत दूसरी तरफ से भी नहीं हो सकती ना। आप भी 6 को 9, 9 को 6 नहीं कर सकते ना। आप भी इजाद नहीं कर सकते कवानीन, क्योंकि आप कुर्सियों पर बैठ गए। अगर आप भुट्टो साहब को फांसी देते हैं और उसका सिम्बॉलिक सजा भी नहीं देते उस जज को, तो ये क्वेश्चन मार्क है। 40 साल बाद आप बता रहे हैं कि वो उसको मार दिया। 14 साल आपने जरदारी साहब को जेल में रखा, उसका हासिल रसूख क्या है? नसरा टावर आपने गिरा दिया, ठीक है। आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद कर दी, कानून के अंदर तो नहीं थी ना। आपने उनको नाअहल कर दिया। इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को इतवार के दिन गिरा दिया, फिर इतवार के दिन, मतलब ये तो इतवार के दिन कैमरे लगा दिए। मेरी बात मैं उसको अग्री नहीं करता, बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ उस काम को। लेकिन जब आप संडे के दिन दरवाजे खोल दें अपने दफ्तरों के, संडे के दिन आप कल के दिन क्लैरिफिकेशन दे दें,
संडे के दिन अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दे तो संडे के दिन किसी गरीब का भी मसला हल कर दे ना, किसी यतीम बेवा का भी मसला हल कर दे, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतरी कर दे, वो 27 अरब जो स्टे ऑर्डर के रुके वो वापस कर दे, रोटी सस्ती हो रही है उसको सस्ती और मजीद करने की पाबंदी कर दे, किसानों का मसला खड़ा हुआ है। मगर उसके साथ साथ कुछ जजों के भी, उनके भी तो हुकूक मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह दोनों तरफ से है ना, लेकिन ये इंतजामिया के ऊपर भी दोनों तरफ के रिस्पॉन्स। मैंने कल बाबर सत्तार साहब का क्लैरिफिकेशन आई है, वो क्लैरिफिकेशन के अंदर मैंने जब पढ़ा बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया, और ये घटिया कैंपेन नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, हमारे ऊपर भी होती बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके ऊपर भी होती रही। लेकिन जब उनकी मैंने क्लैरिफिकेशन पढ़ी तो उसमें और मजीद कंफ्यूजन खड़े हो गए। मैंने उसमें उनसे कहा कि रिक्वेस्ट की कि उसमें उन्होंने लिखा है मैंने रिपोर्टेडली मैंने अपने ग्रीन कार्ड का बताया था, देयर इज नो सच थिंग एज रिपोर्टेडली। अगर लिख के दिया है किसी रिकॉर्ड का हिस्सा है बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जबानी बताया है और अतर मिल्ला साहब ने उसको जबानी एक्सेप्ट कर लिया है तो दोनों के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया, दोनों जजेस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया अगर लिखा हुआ नहीं हुआ। और एज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने वो नहीं लिया राइटिंग में तो उन पर भी एक सवाल निशान खड़ा हो जाएगा, तो उसके जाविये दो बन जाएंगे। अगर तो लिख के दे दिया है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा था कि उनके पास शहरियत है, नहीं, उसकी तरदीद कर रहे हैं, सवाल शहरियत का नहीं है, ग्रीन कार्ड है, शहरियत नहीं है। ग्रीन कार्ड भी असूलन ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट में मेजर फर्क ये होता है, ग्रीन कार्ड वाला वोट नहीं कर सकता, पासपोर्ट वाला वोट कर सकता, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं खुद गुजरा हूँ। एक तरह से अकामा है ना ये, नहीं अकामा इज अ प्रायर वीजा, अनलिमिटेड वीजा। ग्रीन कार्ड के बाद ही इवेंचुअली उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है, अगर आप चाहें तो आप शहरियत होती है। तो अगर उन्होंने ये कहा कि नहीं आप सवाल यहाँ खड़ा हो गया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए 3। एक उन्होंने कहा है कि मैंने रिपोर्टेडली ग्रीन कार्ड का बताया था, तो अगर रिपोर्टेडली राइटिंग में है, रिकॉर्ड का हिस्सा तो हमें बताएं, ठीक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात और आइन मुझे इसकी इजाजत देता है। और अगर लिखत पढ़त में नहीं है और जबानी है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके लिए भी है और अतर मिल्ला साहब के लिए भी है। कानून नहीं है ना, देखिए मेरी बात है, मोरालिटी भी तो कोई चीज है ना, आप एक जगह पे बैठे हैं, के ऊपर तो फिर बहुत कानून ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी सवाल उठाना है शहर में, ये कैसे हो सकता है कि कानून के अंदर मैं लेजिस्लेटर कानूनी तौर पे या कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता अगर दूसरे मुल्क का शहरी है, क्योंकि आपने ओथ उठाया है, तो फिर जज हजरात कैसे ओथ लेकर दूसरी दोहरी शहरियत रख के जज का काम करेंगे? नहीं पॉसिबल। मगर यहाँ पे तो दोहरी शहरियत नहीं है, यहाँ नहीं, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक और ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ। ओवरऑल अगर वो आज तक कानून नहीं था, सर देखिए कानून तो इंडिया में कानून है, ये आपको पता है हिंदुस्तान में ये कानून है, तो वो यहाँ पाकिस्तान में तो ये नहीं, यहाँ कानून के अंदर खेल कैसा खेला गया आप सुनने बहन, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिटिकल आदमी दोहरी शहरियत में नहीं पॉलिटिक्स कर सकता, जज हजरात जो हैं वो दोहरी शहरियत में जस्टिस दे सकते नहीं होगा अभी, तो इस पे लेजिस्लेशन होगी, 100% होगी, पाबंद करेंगे, जो मुझ पे एप्लीकेबल होगा वो आप पे भी होगा। साहब ठीक बात है, निहाल हाशमी साहब ठीक है, जब लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी हुकूमत का अब एक तरह से मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये जो रिपोर्ट हुआ था उस वक्त के ये खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये मालूम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी हुकूमत नहीं उस वक्त आई थी तो उनको पता चला, वो इन्वेस्टिगेट तो करते, उनकी जो शिकायत थी उनको तो सुनते। उल्टा आप देखिए कि जिस तरह की मुहिम चल रही है, अब क्यों जो है वो उसके ऊपर इकदाम FIA नहीं कर रही जो मुहिम चला रहे हैं जजों के खिलाफ? अस्मा, अभी मैं आप दोनों की बात सुन रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो जो नेशनलिटी के ऊपर बड़ा क्लियर है, बहुत सारे दुनिया के ममालिक, जर्मनी है, इंडिया है, वो कहते हैं आप एक पासपोर्ट रखेंगे, 2 पासपोर्ट नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ सियासतदानों पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, मगर हर डिसिप्लिन में बहुत सारे सरकारी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे दोहरी शरीयत के अफराद बहुत ही मेजर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से कर रहे हैं या जैसे तरीके से कर रहे हैं वो अदा कर रहे हैं, तो इस पे सोच रहे हैं। मगर इन सब से आगे एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको पुष्ट 1 मिनट के लिए डालें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, वो बैठ के एक एजेंडा बनाएं, कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा, अगले 25 साल हमने क्या करना है। ये वज़ीर आज़म के भी पास होना चाहिए, ये हर सूबाई वज़ीर आला, हर पार्लियामेंटेरियन को भी मालूम होना चाहिए, है सरकारी मुलाजिम और एक रिक्शा चलाने वाला, एक दहकान, एक किसान, एक मजदूर, एक तालिब इल्म को भी पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। ना जो खबर है इस वक्त कि आपकी हुकूमत और अदलिया के बीच पे महाजराई है, वो कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है। नहीं, कोई महाजराई नहीं। देखिए मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, सर उन्होंने कहा कि मुदाखलत हो रही है। देखिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने ये उनकी
फेलियर होगी पर्सनल कैपेसिटी में, बट गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट कभी भी हमने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। वी ऑलवेज वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑनर ऑफ एवरी इंडिविजुअल जज। अब ये जज साहबान की भी गलतियां थी कि उन्होंने उसको बर वक्त नहीं बताया, बर वक्त इशारा नहीं किया, रिमाइंडर नहीं करवाया। मगर हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हमसे गलती हुई है, मगर एज ए पार्टी, एज ए गवर्नमेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट में इस तरह की चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करते। मैं नवाज शरीफ साहब का कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, मैं मरियम बीवी का कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि वो जिस तरह की उनकी सोच है वो इस तरह की चीज़ों को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब अप्रिशिएट करेंगे कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, हम नहीं चाहते कि किसी अब कल बहुत अहम, कल सर कल बहुत अहम दिन है इस मामले के ऊपर। जजों के जो खत हैं उसके हवाले से कल हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब देखते हैं कि हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तजावीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, मंसूर अली शाह साहब ने अपना एक माइंड भी दे दिया अगर आप देखें तो फिर अब की क्या हुकूमत करती है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बात होगी कि ये जो मुक़्तदरा के साथ मुज़ाकरात और एक पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, इसमें कितना वज़न है, ये हो सकती है आगे बढ़ सकती है या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने गंदम के मसले पे भी बात करनी है और बहुत सारे किसानों का वीकेंड के ऊपर मुझसे भी रब्ता रहा, फ़ोन करते रहे। महमूद हसन बुखारी साहब का रहीम यार खान से उन्होंने एक तफसीली एक डाटा भी भेजा कि किस तरह से पंजाब हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया है। ये मामला जो है वावडा साहब, इससे पहले कि निहाल हाशमी साहब को मैं इस पे लूँ, ये मामला गले पड़ सकता है और ये केयर टेकर सेटअप के पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब में ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे, यहाँ पे काकड़ साहब थे, तो क्या वाकई ये उनके खिलाफ जा सकती है बात? देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की है। तो ये तो नेचुरली अगर केयर टेकर के दौरानिए में हुआ है कि पंजाब ने प्रोक्योर की है और सीसी ने पास किया है प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर के दौरान, तो इंक्वायरी में जिसकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है, किसी की भी हो, XYZ हो, लेकिन नेचुरली रिकमेंडेशन बॉडी वाज केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट और एक्सेप्टिंग बॉडी एंड गिविंग द अप्रूवल बॉडी वाज केयर टेकर काकड़ साहब रजीम। तो इसके दौरान जो नाअहली या निकम्मापन या अगर ये गलती हुई है और इंक्वायरी में साबित आ गया, तो फिर तो जो दूध का दूध है। क्या इसको कोई लीगल कवर भी हासिल है? क्योंकि जो सीसी के फैसले हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनको लीगली कवर किया गया है। देखिए, बात वही है कि लीगल कवर तो आपका हर चीज़ का है और लीगल कवर भी आपकी हर वक्त बनाई जा सकती है। तो ये लीगल कवर और कवर साथ साथ चलती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये कभी ना करेंगे मुझे मेरे पास लीगल कवर है। अगर आज मैं कहूँ मेरे पास लीगल कवर है, तो मैं कहूँगा मेरे पास लीगल कवर भी साथ ही है। तो ये हफ्ते हस्बे हाल वो कवर हो जाता है, हस्बे हाल ये कवर बन जाती है। मौजूदा वजीर दाखिला और साबिक वजीर आजम, ये कवर भी हो सकता है, ये खबर भी हो सकती है किसी की भी। अच्छा। ये पाकिस्तान की या पॉलिटिकल सिचुएशन की आप बात करें तो हमेशा बात किया करें पॉलिटिकल कवर और पॉलिटिकल कवर। लेकिन इस वक्त भी तो पंजाब के अंदर जो है वो गंदम के फसल के जो आज ही आपने देखा, देखिए ये मसाइल तो किसान को तो आपको हर हालत जो उनके साथ जाती की जा रही है, मारपीट की जा रही है, इसको रोका जाए सबसे पहले और उनके मसले को एड्रेस किया जाए। क्योंकि नाअहली निकम्मापन चाहे मौजूदा हुकूमत की है या पिछली हुकूमत की है, उससे पिछली हुकूमत की, किसकी भी है, लेकिन किसान क्यों जलीलो ख्वार हो, उसको तो आप एड्रेस करें ना। उसको तो वो गरीब आदमी तो उगाई है, उसने एक चीज़ की है, आपने अपनी एंटिसिपेशन रॉन्ग एंटिसिपेशन में गलत फैसला किया है, तो वो क्यों प्राइस पे करेगा? ठीक है, अच्छा। उसको मारे पीटे ना, खुदा का वास्ता है, उनको एड्रेस करें, गले लगाएं। ये ठीक बात है, लेकिन मसला वही है कि जब आपने कीमत मुकर्रर कर दी, फिर आप उसको डील नहीं कर सके। पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर भी बहुत से जो है ना वो सवालात उठ रहे हैं इस मामले के हवाले से। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी आपसे बिल्कुल आपसे। जी देखिए अस्मा, मैं समझता हूं कि ये बात ठीक है कि किसानों को सफ़र नहीं करना चाहिए, मगर ये बात भी ठीक है कि ना हमारे दौर में बुआई हुई थी, ना हमारे दौर में इसको प्लान किया गया था, इसको फाइनलाइज किया था। ये इंटरिम गवर्नमेंट तो लिमिट से बाहर चली गई थी, जबकि उनका ये काम नहीं था। जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी उन्होंने हैंडल किया है,
वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, सारे सूबों में वो इस तरह से नहीं आए थे कि हम सिर्फ इलेक्शन कराने आए, वो तो इस तरह से आए थे सारे कि हम अब मुस्तकिल आ गए। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का इक़दाम है ये बहुत एहसन इक़दाम है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनको सिर्फ इंक्वायरी करके चार्जशीट नहीं करना चाहिए। इसमें ये नेग्लिजेंस नहीं हुई, इसमें ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बहुत सारे लोगों को लिया गया है, और बहुत सारे लोगों को फ्यूचर में बेनिफिट्स देने की भी बात की कि उनको पता था। हम तो अभी 2 महीने पहले आए, फसल बुआई हमारे दौर में नहीं, और ये जो इस वक्त फसल खड़ी है, जो आज पंजाब असेंबली के बाहर मारपीट हुई है, लोग हिरासत में लिए गए हैं, किसान जो है वो एक तहरीक चलाने की बात करें, उसकी जिम्मेदारी तो हाशमी साहब लेनी पड़ेगी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को, या वो जिम्मेदारी भी केयर टेकर पे आपने डालनी है? देखिए, नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहबा जो सीएम पंजाब हैं वो इसका नोटिस लेंगी, और जो एक्सेस ऑफ फोर्स हुआ है उसको ख़त्म किया जाएगा, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरी रिहा किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात एश्योर करता हूँ कि किसानों को हम नुकसान नहीं होने देंगे, हम कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालेंगे, और निकालना पड़ेगा, ताकि हमारे जो दहखान है, जो हमारे किसान है, जो हमारा फखर है, जिनके बाबरा साहब ने एक जुमला बोला, उनके नोटिस लिए तो पिटाई हुई है। ये किसान का नोटिस लिए तो पिटाई हुई है ना? पंजाब गवर्नमेंट ने तब उनको धरती कर दी। भाई खुदा का वास्ते उनको गले लगाए, जाके प्यार करें, उनको फिल फॉल रहा करें सर। ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत की पूरे साल। एक हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस क्रेसी का एक कल्चर रहा है कि जहां भी लोग जमा हो जाते हैं वो यूज करते हैं फोर्स को, वो यूज नहीं करना चाहिए उनको। उन्हें अगर कोई एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तान के आइन इसकी इजाज़त देता है, तो उनको एहतजाज करने देना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ फोर्स का नोटिस लिया है मरियम साहबा ने, और वो इसको इंक्वायर करेंगी, और वो ज़रूर, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि वो किसानों के मसाइल को हल करेंगी। अच्छा, और जो दूसरे सियासी मसाइल हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी क्या वो फिर दूसरों के ऊपर होंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब सदर बन रहे हैं पार्टी के, उसके पीछे क्या राज है? क्यों मियाँ साहब अब, वो तो सुना था कि सियासत से बिल्कुल अलग हो गए हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, फिर क्यों सदारत? नहीं, आपने जो चीज़ सुना था वो आपने सही नहीं सुना था। हम लोगों को मालूम था कि वो सियासत से अलग नहीं, एक सियासतदान का भी सियासत से अलग नहीं होता है। बात ये थी कि 2017 में जब उनको रिमूव किया गया था पार्टी प्रेसिडेंटशिप से, उस वक्त जब शहबाज साहब बने थे, उन्होंने कहा था कि ये अमानत है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और जब वो उनके ऊपर से ये इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे और उनको वो बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी होंगे, तो फिर ये उनकी अमानत उनको वापस की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी हमारी पार्टी ने एक पॉलिसी बहुत पहले तैयार की हुई थी कि जो लोग गवर्नमेंट में होंगे वो पार्टी के ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी एक बेहतर होगा। जो लोग वज़रा हैं, स्पेशल असिस्टेंट जो भी गवर्नमेंट में मौजूद हैं, ताकि वो अपना काम ऐसे तरीके से गवर्नमेंट में अंजाम दे, और पार्टी के जो चीज़ है वो पार्टी खुद अपना देखे, और पार्टी एक मुस्तकिल पार्टी होती है। आज जैसे उन्होंने बशीर मेमन साहब को फ़ोन किया है, निहाल हाशमी साहब, बशीर मेमन साहब से को उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा है कि आप मुतहरिक हो जाएं, तो इसका मतलब ये कि आप लोग मुतहरिक होंगे, किसके खिलाफ मुतहरिक होंगे? क्या बयानिया जो है वो मियाँ साहब अब बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके आएंगे? देखिए, मुतहरिक तो हमने होना है, जो गलती कमी कोताहियाँ इस मुल्क में होती रही है 75 सालों से, पॉलिटिकल जो फेलियर होता रहा है उसको हम ओवरकम करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फेलियर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों के साथ डोर स्टेप, सियासत का नाम ये है कि आप लोगों के साथ जस्टिस करें, उनको जस्टिस प्रोवाइड करें, उसके डोर स्टेप पे आप रिलीफ लेके जाएं, और पॉलिटिकल पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा हरावल दस्ते का काम करती है। हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है या बाबूक्रेसी है, उसने पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर नहीं किया। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और जो बाबूक्रेसी है, यहाँ पे करप्शन का राज रहा है, और करप्शन हर चीज की जड़ खराबी की। ठीक, उस नैरेटिव के साथ आप आएंगे, लेकिन वाबड़ा साहब आपको क्या लगता है किस नैरेटिव के साथ पीएमएलएन आएगी, और क्या टेबल्स टर्न भी हो सकते हैं आफ्टर 2 और 3 इयर्स? देखिए, टेबल्स टर्न हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, होंगी भी, लेकिन नैरेटिव ना आप किसी का बन सकता है, क्योंकि नैरेटिव जितनी दफ़ा हुई, चाहे नून ने बनाया, तहरीक इंसाफ ने बनाया, फॉर दैट मैटर सारी पोलिटिकल पार्टी ने बनाया, उस नैरेटिव में खड़ी नहीं रह सके। तो जब 2-3 दफ़ा नैरेटिव अगर पिट जाता है तो फिर नैरेटिव खड़ा नहीं होता, फिर लंगड़ा के गिर जाता है और धस जाता है। तो नैरेटिव तो किसी के पास नहीं है, और ये अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये इक़्तिदार भी सबका आखिरी है, और ये अभी बेनिफिशियल तब है जब हम पॉलिटिकल स्लोगन से हट के कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम। तो क्या मियाँ साहब कोई पेशबंदी कर सकते हैं? कोई ज़ाहिर है कि वो बैकफुट पे जाके
मैं तो ये कहती हूँ उनकी बहुत इज्जत है कि क्रेडिट कार्ड के तौर पे जो है उनका इस्तेमाल हो सकता है आगे जाके। देखिए मैं फिर वो हर बयानिए के साथ आ सकते हैं। देखिए नहीं ना, मेरे ख्याल से देखिए बयानिया एक ही दफ़ा बनता है, 2 दफ़ा बनता है, तो बयानिया तो पिट गया है सारी पॉलिटिकल पार्टियों का। तो जो बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की वो बयानिया तो किसी के पास नहीं था। मैं इसमें इख्तिलाफ करूंगा फैसल। अच्छा, हर इलेक्शन के साथ एक बयानिया बनता है, अगले इलेक्शन के साथ दूसरा बयानिया बनता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मेरा ये बार बार ये कहना है कि आप नई पौध को अंदर आने दें, आगे आने दें। वो मिस्टेक्स करेंगे, वो खड़े हो जाएंगे, आप उनको दें। और जो पुराने एक्सपायर्ड लीडर्स हैं तमाम पार्टियों के, उनके स्टिकर बनाएं, राशन बैग पे लगाएं, विंड स्क्रीनों पे लगाएं, लैपटॉप पे लगाएं, कॉफ़ी पे लगाएं, ग्लास पे लगाएं, बच्चों को खेलने के लिए दें। उस तरफ वो चलें, मुल्क को आप जवानों के हाथ में दें। वो भी जवान आए थे ना, हम भी इस उम्र में आके हट जाएंगे। निहाल साहब तो अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे, तो निहाल साहब की अभी हमें जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। खान साहब पॉपुलर हैं और वो 70 साल के हैं, तो आप उनको जवान ही समझें। नहीं सब देखिए, वो तो 70 से ऊपर है, लेकिन वो तो 27 वाले 70 है ना। वो तो जो जवानी में 27 साल का होता है। मेरा कहने का मकसद है रिगार्डलेस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो खान साहब हो, सब स्टिकर बन के राशन कार्ड पे लगे, ठीक, राशन बैग पे लगे, चैरिटी बैग्स पे लगे, और अपना एक्सपीरियंस बताते रहे। जैसे हमारे दादा सुनाते हैं, हमारे वालिद सुनाते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे अपनी औलाद को देंगे। तो अब आप ये ना करें ना कि आप कहेंगे मैं ही फरारी चलाऊंगा, आप फरारी स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, और इसी वजह से मेरा ऑब्जेक्शन है इसहाक डार साहब के ऊपर। अच्छा, कि इसहाक डार साहब क्योंकि अब वजीर खारजा भी है, सेनेटर भी हैं, माशाल्लाह से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है, तो अगली दफा वो बॉर्डर पर लड़ाई भी करने जा रहे होंगे, किसी जज का ओहदा भी उठा रहे होंगे। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी कोई मुकाबला है इस मामले के ऊपर? नहीं, ये मुझे तो बेमुकाबला है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर व्हील्स विद इन द व्हील्स, यानी जो घन चक्कर है इसका, उसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, कुछ सामने आती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन आने वाले दिनों में जो बात हुई है, टेबल टर्न भी हो सकता है, मेज़ पलट भी सकता है। किसके हक में और किसके खिलाफ, इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।